बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज ऑपरेटिंग सिस्टम का मल्टी प्रोसेसिंग कॉन्फ़िगरेशंस के हवाले से टॉपिक है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुमयाल एकेडमी में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज सब्जेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम का टॉपिक मल्टी प्रोसेसिंग कॉन्फ़िगरेशन हमारे डिस्कशन में रहेगा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं मास्टर स्लेव कॉन्फ़िगरेशंस और लूजली कपल्ड कॉन्फ़िगरेशंस और सिमेट्रिक कॉन्फ़िगरेशन के हवाले से हम लोग बात करेंगे कि मल्टी प्रोसेसिंग इन सब कॉन्फ़िगरेशंस में हम देखेंगे कि मल्टी प्रोसेसिंग की कॉन्फ़िगरेशंस किस तरह सिस्टम पे अपना इम्पैक्ट डालती हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग ये चीज़ डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हमारे पास है मल्टी प्रोसेसर कॉन्फ़िगरेशन के इम्पैक्ट्स जो कि सिस्टम पे पड़ते हैं। तो उसके हवाले से हम लोग बात करते हैं कि कॉन्फ़िगरेशन किस किस्म की है, ये डिपेंड करता है आपके सिस्टम के आर्किटेक्ट पे। उसके ऊपर आपने किस तरह का की कॉन्फ़िगरेशन जो है इम्प्लीमेंट की है, इससे आपकी प्रोसेसिंग की पावर उस पे डिपेंड होगा। आपका सिस्टम किस तरह बिहेव कर रहा है, तो ये कॉन्फ़िगरेशंस के इम्पैक्ट जो है वो सिस्टम पे आते हैं। तो जब हम कॉन्फ़िगरेशंस को स्टडी करेंगे तो आप लोग देखेंगे कि किस तरह कॉन्फ़िगरेशंस चेंज करने से सिस्टम पे इम्पैक्ट जो पड़ता है वो चेंज होता है, आपको सिस्टम का बिहेवियर चेंज होता आपको नजर आएगा। तो हम लोग देखते हैं कि मल्टी प्रोसेसिंग में हमारे पास कौन कौन सी कॉन्फ़िगरेशंस अवेलेबल हैं। हमारे पास यहाँ पे 3 टाइप्स की जो है कॉन्फ़िगरेशंस अवेलेबल हैं। एक है मास्टर स्लेव, एक लूजली कपल्ड है और एक सिमेट्रिक है। मास्टर और लूजली कपल्ड जो है ये बेसिकली एसिमेट्रिक कॉन्फ़िगरेशंस हैं और सिमेट्रिक में हम लोग सिमेट्रिक कॉन्फ़िगरेशंस को डिस्कशन में लाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि मास्टर स्लेव कॉन्फ़िगरेशन क्या चीज़ है। मास्टर का कंसेप्ट एक आका या बादशाह की तरह, और स्लेव जो होते उस आका या सरदार के हुक्म के मुताबिक चलते। तो इस कॉन्फ़िगरेशन में बेसिकली उसी कंसेप्ट को इम्प्लीमेंट किया गया है कि एक बादशाह होता है, बाकी उसके गुलाम हैं जो कि उसके हुक्म के मुताबिक काम करते हैं। यानी कि बादशाह ने अपना काम भी करना है और अपने गुलामों से भी काम करवाना है। तो इस कॉन्फ़िगरेशन में हम देखते हैं कि हमारे पास ये जो स्कीम है, ये जो कॉन्फ़िगरेशन है, ये बेसिकली एसिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम की जो स्कीम है, ये कॉन्फ़िगरेशन है। इसमें क्या होता है कि ये बिहेव कैसा करता है ये सिस्टम बेसिकली बिहेव करता है एक सिंगल प्रोसेसर सिस्टम की तरह। क्योंकि इसमें हमारे पास जो मास्टर होता है वो बेसिकली हमारा इंटरेक्शन सिर्फ मास्टर के साथ होता है, मास्टर प्रोसेसर के साथ होता है। जो यूज कर रहा है बंदा कंप्यूटर को, वो सिर्फ मास्टर प्रोसेसर के साथ ही कम्युनिकेट कर सकता है, क्योंकि इनपुट आउटपुट जो मॉड्यूल्स होते हैं वो बेसिकली डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं मास्टर प्रोसेसर के साथ। जबकि स्लेव प्रोसेसर के साथ यूजर का कोई लिंक नहीं होता, ना ही हमें यूजर को अंदाजा होता है कि इस सिस्टम के अंदर सिंगल प्रोसेसर है या मल्टीपल प्रोसेसर है, क्योंकि उसके लिए मास्टर एक सिंगल प्रोसेसर सिस्टम की तरह ही बिहेव कर रहा होता है। अब जो स्लेव प्रोसेसर होते हैं जो कि हमारे उस मास्टर प्रोसेसर के साथ अटैच होते हैं, वो प्रोसेसर्स को कंट्रोल करना, उनको वर्क असाइन करना, ये बेसिकली मास्टर प्रोसेसर की ही जिम्मेदारी होती है। अगर स्लेव्स ने कुछ काम करवाना है, कुछ इनपुट आउटपुट दिखानी या लेने देनी है, तो वो क्या करेंगे, वो मास्टर प्रोसेसर को अपनी रिक्वेस्ट भेजेंगे, इंटरप्ट सेंड करेंगे, और उसके नतीजे में मास्टर प्रोसेसर जो है वो यूजर को उस रिक्वायरमेंट या उस रिक्वेस्ट के बारे में आगाह करेगा। जिसके बाद क्या होगा, यूजर मास्टर की उस रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स देगा और उसके बाद वो स्लेव को उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी कर दी जाएगी। ईच मैनेज बाय प्राइमरी मास्टर प्रोसेसर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। मास्टर प्रोसेसर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, तो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि ये इंटायर सिस्टम को मैनेज कर रहा होता है, पूरे का पूरा सिस्टम। यानी कि उसमें खुद भी आता है, ये मेमोरी भी आती है, उसमें आईओ मॉड्यूल्स भी आते हैं, उसमें स्लेव प्रोसेसर्स भी आते हैं। तो एंटायर सिस्टम को ये खुद ही मैनेज कर रहा होता है। अच्छा, मैनेजेस स्टेटस ऑफ ऑल द प्रोसेसर्स। जितने भी स्लेव प्रोसेसर्स हैं उनका स्टेटस क्या है, क्या वो कोई जॉब कर रहे हैं, किसी प्रोसेसर को क्या जॉब असाइन की है, कौन सा प्रोसेसर फ्री बैठा हुआ है, ये सारी इंफॉर्मेशन या उसका स्टेटस जो है ये इसके पास मेंटेन किया जा रहा होता है। स्टोरेज मैनेजमेंट एक्टिविटीज जो होती वो मास्टर प्रोसेसर ही परफॉर्म करता। स्केड्यूल वर्क फॉर अदर प्रोसेसर्स। दूसरे प्रोसेसर्स को जो काम या जो जॉब्स एक्टिविटीज असाइन करनी है वो बेसिकली डिसाइडेड या स्केड्यूल मास्टर प्रोसेसर के जरिए ही की जाती है। मास्टर प्रोसेसर एग्जीक्यूट ऑल द कंट्रोल प्रोग्राम्स। कंट्रोल प्रोग्राम्स ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जो दूसरे छोटे प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट होने में हेल्प आउट करते हैं। तो ये कंट्रोल प्रोग्राम्स जो हैं ये बेसिकली ये मास्टर प्रोसेसर ही उनको एग्जीक्यूट करवा रहा होता है। यहाँ पे फिगर है हमारे पास जिसके अंदर हमने मास्टर स्लेव कॉन्फ़िगरेशन को डिपिक्ट किया है इस फिगर के थ्रू। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मास्टर प्रोसेसर है जिसके साथ आईओ डिवाइसेस अटैच हैं, और ये मेमोरी मेन मेमोरी के साथ भी अटैच है। जबकि स्लेव प्रोसेसर जस्ट वन वे कम्युनिकेशन कर सकते हैं, यानी कि मेमोरी में जस्ट डाटा स्टोर कर सकते हैं।
मेमोरी से डाटा रिस्टोर कर सकते हैं, जबकि यहाँ पे टू वे बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन है, और जबकि स्लेव्स के अंदर यूनि डायरेक्शनल मेमोरी का जो है डायरेक्शन या उसका जो लिंक है वो यूनि डायरेक्शन है। और यहाँ पे प्रोसेसर इंटर कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं, यानी कि मास्टर प्रोसेसर ने स्लेव प्रोसेसर को कोई काम करना है, देना है, असाइन करना है, तो स्लेव को असाइन कर सकता है। अगर स्लेव प्रोसेसर ने किसी ने अपना काम कंप्लीट कर लिया तो मास्टर को आगाह करेगा इस इंटर कम्युनिकेशन के थ्रू, या अपनी को आईओ रिक्वेस्ट पूरी करवानी है तो इंटर कम्युनिकेशन के थ्रू मास्टर को इंटरप्ट सेंड करेगा, जिसके नतीजे में मास्टर प्रोसेसर क्या है आईओ डिवाइसेस के थ्रू उसकी रिक्वेस्ट को पूरा करेगा। यहाँ पे कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं मास्टर स्लेव कॉन्फ़िगरेशन के हवाले से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी सिंपलिसिटी इसका ही एडवांटेज है। इसकी सिंपलिसिटी हम इस लिहाज से कह सकते हैं कि ये बिल्कुल जो हमें इसका जो लुक है या हमें जो इसका फील आता है सिस्टम को यूज करते हुए, वो एक सिंगल प्रोसेसर सिस्टम की तरह आता है। हमें मास्टर प्रोसेसर के हवाले से ही काम करना पड़ता है, जो कि एक सिंगल प्रोसेसर के तौर पे ही काम करता है। बाकी स्लेव प्रोसेसर की एक्टिविटीज को मैनेज करना वो मास्टर प्रोसेसर का ही काम होता है, जबकि वो यूजर को जस्ट लिंक या कम्युनिकेशन जो है वो मास्टर प्रोसेसर के साथ ही करना पड़ता है। डिसएडवांटेजेस इसके बहुत ज्यादा हैं। हम कह सकते हैं कि ये बिल्कुल सेम टू सेम सिंगल प्रोसेसर सिस्टम की तरह है। इसकी रिलायबिलिटी, फॉर एग्जांपल सिंगल प्रोसेसर सिस्टम में काम के दौरान अगर प्रोसेसर खराब हो जाता है तो सिस्टम बिल्कुल काम करना खत्म कर देता है, हम कहते हैं कि सिस्टम डाउन हो गया। तो यहाँ पे भी रिलायबिलिटी का वही इशू आएगा कि अगर मास्टर प्रोसेसर हमारा डाउन हो जाता है तो दूसरे स्लेव्स अगर अप भी हों या एक्टिव भी हों, काम भी कर रहे हो, तो हमें उनके काम का कोई फायदा नहीं होता या हमें वो काम नहीं मिलता। जबकि मास्टर प्रोसेसर की मौजूदगी या उसका अप होना या उसका एक्टिव होना, ये ही इस सिस्टम में सबसे बड़ा इशू है, जो कि रिलायबिलिटी का डिसएडवांटेज बनता है। नो हायर देन सिंगल प्रोसेसर सिस्टम, पोटेंशियली पुअर रिसोर्स यूज, यहाँ पे रिसोर्सेज का जो यूज है वो पुअर होता है। फॉर एग्जांपल इसमें मास्टर प्रोसेसर को समटाइम ज्यादा वर्क परफॉर्म करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल अगर वो कम्युनिकेशन कर रहा है प्रोसेसर्स के साथ, तो उस वक्त आईओ मॉड्यूल जो है वो फ्री पड़े हुए हैं, तो हम कहेंगे कि आईओ मॉड्यूल का यूटिलाइजेशन अच्छा नहीं हो रहा। उसी दौरान जब वो किसी एक स्लेव को काम असाइन कर रहा है या उसके कैलकुलेशन वगैरह के साथ कम्युनिकेट कर रहा है, उसके प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करवा रहा है, तो साथ वाले जो स्लेव प्रोग्राम है वो वेटिंग में लगे हुए हैं कि उनकी आईओ रिक्वेस्ट जो है वो प्रोसेस करवाई जाए, जबकि मास्टर प्रोसेसर जो है उसकी इंटरप्ट को वेटिंग में डाल के बैठा है। और इस तरह मेमोरी मैनेजमेंट के हवाले से या इस तरह कुछ स्लेव जो है उनको टास्क असाइन है, जबकि दूसरे स्लेव जो है वो फ्री बैठे हैं, तो हम कहेंगे कि यहाँ पे रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन जो है वो अच्छा नहीं है। अच्छा, यहाँ पे एक होगा इंक्रीज द नंबर ऑफ इंटरप्ट्स। इंटरप्ट्स कैसे इंक्रीज होंगी? फॉर एग्जांपल हमारे पास पहले जो इंटरप्ट क्रिएट होती थी बाय द प्रोसेसर, अगर उसको कोई मेमोरी से पेज चाहिए, ठीक है, वर्क सेट चाहिए, कोई वर्क सेट रिक्वायर्ड है या मेमोरी से कोई इंस्ट्रक्शन उसने रीड करनी है, तो इंस्ट्रक्शन वहां पे नहीं थी, तो हमारा वहां पे इंटरप्ट क्रिएट होता था। अगर कोई आईओ रिक्वेस्ट लेनी है तो आईओ रिक्वेस्ट की इंटरप्ट प्रोसेसर जनरेट करते थे, जबकि यहाँ पे आईओ मॉड्यूल भी इंटरप्ट जनरेट कर रहा है, मेमोरी के हवाले से भी इंटरप्ट जनरेट हो रही हैं, जबकि इसके साथ साथ स्लेव प्रोसेसर जो है वो एक्स्ट्रा इंटरप्ट क्रिएट करते हैं अपनी आईओ रिक्वेस्ट या मेमोरी के हवाले से या प्रोसेसिंग कंप्लीट करने के हवाले से इंटरप्ट्स क्रिएट करते, जो कि मास्टर प्रोसेसर को मैनेज करनी पड़ती। तो हम कहेंगे कि यहाँ पे इंटरप्ट्स जो है, नंबर ऑफ इंटरप्ट्स वो इंक्रीज कर जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि सिस्टम की जो परफॉर्मेंस है वो डाउन हो सकती है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है लूजली कपल्ड कॉन्फ़िगरेशन। लूजली कपल्ड कॉन्फ़िगरेशन के हवाले से हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे क्या चीज हमें मिलती है। तो यहाँ पे होता है कि सेवरल कंप्यूटर सिस्टम, कंप्लीट कंप्यूटर सिस्टम, यानी कि मास्टर स्लेव में क्या था कि एक आईओ मॉड्यूल था, एक रैम थी, जबकि स्लेव्स थे वहां पे। यहाँ पे क्या है कि हर प्रोसेसर का अपना एक आईओ मॉड्यूल है, अपनी एक रैम है, अपनी एक मेमोरी है, और वो अपना अलग से काम परफॉर्म कर रहा है, जबकि इन प्रोसेसर्स के दरमियान में इंटर कम्युनिकेशन हो रहा होता है। तो हम कहेंगे कि ये लूजली कपल्ड कॉन्फ़िगरेशन है। इसमें एक कंप्यूटर नहीं होता, बल्कि फुली तौर पे कई कंप्यूटर हो सकते हैं, मुकम्मल कंप्लीट कंप्यूटर हो सकते हैं, ईच विद ऑन रिसोर्सेज, ईच मेंटेन द कमांड एंड आईओ मैनेजमेंट टेबल्स, इंडिपेंडेंट सिंगल प्रोसेसिंग डिफरेंस। यहाँ पे ईच प्रोसेसर कम्युनिकेट एंड कोऑपरेट विद अदर। यहाँ पे जो हर प्रोसेसर है वो बेसिकली इंडिपेंडेंट भी होता है दूसरे प्रोसेसर्स के लिहाज से, और यहाँ पे हर प्रोसेसर को ये फैसिलिटी भी होती है कि वो एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर सके या कम्युनिकेट कर सके। और ये प्रोसेसर जो होते हैं अपने ग्लोबल टेबल जो है वो मैनेज कर रहे होते हैं, जिस तरह के पेज टेबल्स होते हैं या मेमोरी के हवाले से, मेमोरी मैनेजमेंट के हवाले से डिफरेंट टेबल्स होते हैं, जॉब की स्केजुलिंग के हवाले से टेबल्स होते हैं। तो ये टेबल जो है ये ग्लोबल टेबल्स बना दिए जाते हैं, वहां पे इनकी शेयरिंग हो रही होती है कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंगली। और इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे सेवरल रिक्वायरमेंट्स एंड पॉलिसीज फॉर जॉब स्केजुलिंग। अब यहाँ पे जॉब स्केजुलिंग के लिए हमें जो रिक्वायरमेंट्स हैं या पॉलिसी बिल्डिंग है वो जरा अच्छी करनी पड़ती है। कई तरह की हमें प्लस पॉलिसीज जो है इंप्लीमेंट करनी पड़ती हैं, बनानी पड़ती हैं। सिंगल प्रोसेसर फेलियर जो है यहाँ पे इतना हमें तंग नहीं करता, यानी कि अगर एक सिस्टम हमारा बंद हो गया
एक प्रोसेसर वर्किंग छोड़ गया है तो दूसरे जो है वो इंडिपेंडेंटली वर्क कर रहे हैं, यानी कि उसके खराब होने से दूसरे प्रोसेसर की वर्किंग पे कोई असर नहीं होता। और ये डिफिकल्ट होता है टू डिटेक्ट विच प्रोसेसर इज डैमेज्ड, क्योंकि हमारे पास कई प्रोसेसर लगे होते हैं तो हमें ये फौरन से पता नहीं चलता कि कौन सा प्रोसेसर जो है उसमें इश्यू आया, ये वो खराब हो गया। हमारे पास यहाँ पे एक पिक्चर है जिसके अंदर हमने मतलब फिगर के अंदर हमने लूजली कपल्ड प्रोसेसर जो है उनको दिखाया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हर एक अपना मेमोरी मॉड्यूल है और ये इंटर कम्युनिकेशन कर सकते हैं, हर एक की अपनी आईओ डिवाइसेज हैं। तो इसके जो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं हम उनको भी देख लेते हैं कि वो क्या है। यहाँ पे इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ये हैं कि यहाँ पे हमें एक तो ये सिस्टम महंगा पड़ता है, हर एक के लिए अलग से मेमोरी मॉड्यूल लेना, आईओ डिवाइसेस अलग से अरेंज करना, मॉड्यूल्स अरेंज करना, ये थोड़ा डिफिकल्ट है और एक्सपेंसिव हो जाता है, जिसकी वजह से मतलब इसका मेन डिसएडवांटेज यही है कि ये एक्सपेंसिव सिस्टम की तरफ मूव कर जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं सिमेट्रिक कॉन्फ़िगरेशंस की तरफ हम लोग मूव करते हैं। सिमेट्रिक कॉन्फ़िगरेशंस ऐसी कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं जिसमें सिस्टम के हर प्रोसेसर को इक्वल एक वैल्यू या लेवल जो है उसको मिल रहा होता है, यानी कि उसकी सिमेट्री ये चीज है कि हर प्रोसेसर एक जैसी ही वैल्यू रखता है, वहां पे स्लेव मास्टर का कंसेप्ट नहीं होता। तो यहाँ पे इसे हम कह सकते हैं कि डिसेंट्रलाइज्ड प्रोसेसर स्केजुलिंग होती है। यहाँ पे हर प्रोसेसर के पास जो है स्केजुलिंग का जो एल्गोरिदम होगा बेसिकली वो सेम एल्गोरिदम को यूज करेगा और यहाँ पे हर प्रोसेसर की एक सी वैल्यू होगी। इसके एडवांटेजेस जो है लूजली कपल्ड के ऊपर, यानी कि वहां पे जो प्रोसेसर लूजली कपल्ड में हमने पढ़ा थे उसके मुकाबले में यहाँ पे एडवांटेजेस हमें क्या क्या मिल सकता है कि ये मोर रिलायबल है। वहां पे क्या था कि हमारे पास अलग अलग प्रोसेसर और मेमोरी मॉड्यूल थे, तो वहां पे जॉब्स अलग अलग स्केड्यूल हुई पड़ी थी हर प्रोसेसर के लिए। तो अगर एक प्रोसेसर मिस हो जाता है या ब्लॉक हो जाता है, डाउन हो जाता है, तो वहां पे उसकी जॉब्स जो है वो रुक जाएंगी, जबकि दूसरे काम करते रहेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है कि अगर एक प्रोसेसर हमारा काम करना छोड़ देता है तो बाकी प्रोसेसर जो है उसकी एक्टिविटीज को मैनेज कर लेते हैं। तो इसका क्या होता है कि यहाँ पे रिसोर्स यूजेज जो है इफेक्टिवली होते हैं, रिसोर्सेज का यूज अच्छी तरह से होता है यहाँ पे, क्योंकि एक ही आईओ मॉड्यूल होता है, मेमोरी शेयर्ड होती है और प्रोसेसर जो है वो एक जैसी वैल्यू रख रहे होते हैं। तो वो मतलब हर प्रोसेसर अपने आईओ मॉड्यूल को एक ही आईओ मॉड्यूल यूज करता है, तो मतलब वो भी आइडल नहीं बैठेगा। इस तरह मेमोरी मॉड्यूल आइडल नहीं बैठेगा, हर प्रोसेसर उसको यूज कर रहा होगा, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हमारी बढ़ जाएगी। यहाँ पे बैलेंसेज द लोड, जो हमने जॉब्स दी हैं उसका जो लोड है वो हर प्रोसेसर पर अलग नहीं होगा, बल्कि वो बैलेंस्ड होके जाएगा। हर प्रोसेसर को एक जैसा वर्क, एक जितना वर्क हम असाइन करेंगे तो हमारा लोड जो है वो बैलेंस हो जाएगा। अगर इसमें कोई एरर आता है, फॉर एग्जांपल कोई एक प्रोसेसर फेल हो जाता है, फेलियर सिचुएशन अगर होती है, तो यूजर को इतनी जल्दी महसूस नहीं होता कि एक प्रोसेसर जो है वो बैठ गया या डाउन हो गया, ठीक है, ये फेल हो गया, क्योंकि उसका वर्क जो है वो फौरन से दूसरे प्रोसेसर जो है ना उनके दरमियान में बांट दिया जाता है और वो प्रोसेसर उसका वर्क जो है वो कंटिन्यूसली कर रहे होते हैं। यहाँ पे मोस्ट डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट, इसकी इम्प्लीमेंटेशन थोड़ी मुश्किल है, रिक्वायर्ड द सिंक्रोनाइज्ड प्रोसेसेस। यहाँ पे जो जॉब्स जो प्रोसेसेस हम एलोकेट कर रहे होते हैं, सिस्टम को दे रहे होते हैं, तो उनके दरमियान में सिंक्रोनाइजेशन करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे सिंक्रोनाइजेशन जो हम करते हैं वो बेसिकली इस वजह से की जाती है ताकि हम प्रोसेसेस के दरमियान में जो रेस है या डेडलॉक्स की क्रिएट होने के जो चांसेस हैं उसको हम मिनिमाइज कर सके। इस वजह से यहाँ पे सिंक्रोनाइजेशन का कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे पास ये फिगर है जिसके अंदर हमने सिमेट्रिक कॉन्फ़िगरेशन को डिपिक्ट किया है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक मेमोरी मॉड्यूल है, एक आईओ मॉड्यूल है और तीन प्रोसेसर हमारे पास अटैच्ड हैं और बाई डायरेक्शनल है, यानी कि हर प्रोसेसर मॉड्यूल भी यूज कर सकता है, रैम भी यूज कर सकता है। असिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग कॉन्फ़िगरेशन विद होमोजेनियस प्रोसेसर, यानी कि इन प्रोसेसर की वैल्यू जो है सेम होती है। प्रोसेसेस मस्ट बी केयरफुल सिंक्रोनाइज्ड टू अवॉइड द डेडलॉक्स। अब यहाँ पे डेडलॉक्स कैसे क्रिएट होंगे, मतलब हर प्रोसेसर अगर आईओ मॉड्यूल की रिक्वेस्ट करना शुरू होगा तो अगर आईओ मॉड्यूल की जो एलोकेशन है उसके के लिए हम सिंक्रोनाइज्ड वे नहीं अपनाएंगे तो यहाँ पे डेडलॉक क्रिएट हो जाएगा। इसी तरह मेमोरी एक्सेस के दौरान भी डेडलॉक क्रिएट होने का चांस जो है बढ़ सकता है और स्टारवेशन का भी एक जो इशू है यहाँ पे रेज अप हो सकता है। यहाँ पे इंटरप्ट प्रोसेसिंग होती है, किस तरह होती है कि अपग्रेड द कोरस्पॉन्डिंग प्रोसेस लिस्ट, रन अनदर प्रोसेस। फॉर एग्जांपल एक प्रोसेसर ने क्या किया था, वर्क कर रहा था, जो ही उसने वर्क कंप्लीट किया उसने इंटरप्ट क्रिएट की, ठीक है। तो अब ये इंटरप्ट जो है बेसिकली ये प्रोसेस की जो लिस्ट होगी, जो कोरस्पॉन्डिंग प्रोसेस की लिस्ट होगी उसको अपडेट करेगी। अपडेट करना पड़ेगा इस प्रोसेसिंग स्कीम में, इस कॉन्फ़िगरेशन में, कि एक तो उस प्रोसेस के कंप्लीट होने के बाद या इंटरप्ट आने के बाद हम लोग प्रोसेस की जो रेलिवेंट लिस्ट है उसको अपडेट करेंगे। दूसरा हम उस प्रोसेस से रिसोर्स डीएलोकेट करके नेक्स्ट प्रोसेस को रिसोर्स एलोकेट करेंगे, यानी कि प्रोसेसर में उसको रन करेंगे। और यहाँ पे कन्फ्लिक्ट क्रिएट कैसे होते हैं कि सेवरल प्रोसेसेस
प्रोसेसर एक्सेसेस द सेम रिसोर्स एट द सेम टाइम। जैसे मैंने पहले बात की कि आईओ रिसोर्स है या मेमोरी मॉड्यूल है या कोई और रिसोर्स है, उसको एक्सेस करने के लिए सारे प्रोसेसर आपस में रेस लगाएंगे, तो वहां पे जो है एट द सेम टाइम, तो हमारे पास कन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होंगे। तो इस मकसद के लिए हमारे पास एल्गोरिदम होते हैं जो रिजॉल्व करते हैं कन्फ्लिक्ट्स बिटवीन द प्रोसेसर रिक्वायर्ड। तो ये सिंक्रोनाइज्ड वे में हम क्या करेंगे कि प्रोसेसर्स को उनके जो रिक्वायर्ड रिसोर्सेज हैं वो एलोकेट करते जाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे मल्टी कोर प्रोसेसर्स क्या होते हैं, उनको हम मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम में किस तरह इंक्लूड करेंगे, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन और उसके मजीद जो टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करने की कोशिश की जाएगी।